आज हम बात करेंगे मानव भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत। अर्थात मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें से एक है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो अर्थ है वो अपने आप में स्पष्ट है कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वो भौतिक तथ्य हैं या सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, किसी भी प्रकार के तथ्य जो भौगोलिक तथ्य हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं और किसी भी तथ्य का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर तथ्य अन्य तथ्यों से प्रभावित होता है और उन्हें प्रभावित भी करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र, वहाँ का जो वास्तविक भूदृश्य है वो वहाँ पाए जाने वाले समस्त तथ्यों का सम्मिलित रूप ही है और वहाँ पाए जाने वाले जो तथ्य हैं वो एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे मान लो कोई प्राकृतिक प्रदेश है तो वहाँ जो जलवायु है, वहाँ की जलवायु अर्थात जलवायु के जो अलग अलग तत्व हैं, तापमान है, वर्षा है, वो वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति को प्रभावित करती है कि किस प्रकार की वनस्पति वहाँ होगी। वहाँ पाई जाने वाली मृदा को प्रभावित करती है और जो तीनों जो भौगोलिक तत्व हैं, जलवायु, वनस्पति या मिट्टी, ये प्रभावित करते हैं कि मानव वहाँ कौन कौन से कार्य, आर्थिक जो गतिविधियां हैं मानव की, वो कौन सी होंगी। तो हम देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई के रूप में है और जो अलग अलग भाग हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी में अगर हम देखें तो मानव भूगोल का भी कोई भी तथ्य अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का परिणाम ही होता है। अब जो प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल हुए हैं, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का मानना था कि किसी भूदृश्य के निर्माण में वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और ये जो भूदृश्य का निर्माण है और प्राकृतिक वातावरण है ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पार्थिव एकता के सिद्धांत को जर्मन विद्वान रेटजेल ने प्रमुखता दी। उनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं और पर्यावरण भौतिक दशाओं का एक योग है। वे पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। इसी तरह से रेटजेल की जो शिष्या थी कुमारी एलन सैम्पल, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, उन्होंने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत को ही प्रमुख माना है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि को जिसे वह जोतता है अथवा वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है अथवा उस समुद्र को जिससे होकर वह व्यापार करता है को अलग करके नहीं किया जा सकता। इसी तरह से फ्रांसीसी विद्वान भूगोलविद हैं वाइडल डी ला ब्लाश, जीन ब्रंश और डिमैंजिया, वो भी भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत मानते हैं। वाइडल डी ला ब्लाश ने तो लिखा है कि सभी भौगोलिक उन्नति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ही है।
अर्थात द डोमिनेंट आइडिया इन ऑल जोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। वो कहते हैं मानव भूगोल के तत्व पार्थिविक एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। जीन ब्रंचेस लिखते हैं कि विभिन्न शक्तियां एक दूसरे पर केवल निश्चित दिशाओं में ही कार्य नहीं करती हैं और न ही वे केवल कुछ दृष्टांतों में पारस्परिक क्रिया का प्रयास करती हैं, बल्कि विभिन्न दशाओं के अंतहीन अंतर संबंधों के कारण ये सभी शक्तियां परस्पर घनिष्ठ रूप से बंधी हुई हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पार्थिव एकता एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर देश और काल में विद्यमान होती है। इसी तरीके से ब्रुंजिस ने भी ये स्पष्ट किया है कि किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी, चाहे वो वनस्पति है, जंतु हैं या मनुष्य हैं, उन सब में एक पारस्परिक संबंध होता है और ये सब ही अपनी परिस्थिति से समायोजन स्थापित करते हैं। वनस्पति की अपेक्षा पशुओं को प्रकृति ने श्रेष्ठतर बनाया है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो अचल है और जो पशु हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मानव इनमें सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव श्रेष्ठतम है। मानव न केवल चल फिर सकता है, बल्कि उसके पास बुद्धि की विशेषता भी है, जिसके द्वारा वह वातावरण से समन्वय स्थापित कर लेता है। हम कह सकते हैं कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण पर और प्राकृतिक पर्यावरण मानव पर अपना प्रभाव डालते हैं और वातावरण का अध्ययन करते समय इन सब का मिला जुला अध्ययन होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पर्वत और नदियाँ हालांकि हमें अलग अलग इकाइयों के रूप में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और विकास चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में एक दूसरे पर आधारित है। अधिकांश नदियों के जो उद्गम स्थल हैं वो पर्वतीय क्षेत्र हैं और इस पर्वत अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्वत नदियों के जन्मदाता होते हैं। और अगर हम दूसरी तरह से की तरफ देखें तो जितने भी नवीन मोड़दार पर्वत हैं, उनकी उत्पत्ति जिन भूसन्नतियों से हुई है उनमें हजारों वर्ष तक मलबे का जमाव नदियों ने ही किया है। अर्थात जो भूसन्नतियों में नदियों द्वारा संचित मलबों के उत्थान या मोड़ पड़ने के कारण जो वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्वत और नदियां एक दूसरे के कारण ही अस्तित्व में हैं। इसी तरह अगर आप देखें जलवायु और वनस्पति, हमने पहले भी देखा है कि एक विशिष्ट जलवायु प्रदेश में कुछ विशिष्ट प्रकार के वृक्ष या वनस्पतियां ही पैदा होती हैं, बढ़ती हैं। जैसे आप कहें कि अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे भूमध्य रेखीय भागों में है, वहाँ वर्ष भर उच्च तापमान बने रहते हैं, अधिक आर्द्रता होती है, वर्षा भी अधिक होती है और इसके कारण वहाँ सघन और ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम मरुस्थलीय भागों को देखें तो वहाँ शुष्क जलवायु होने के कारण जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता की मात्रा कम होने के कारण और वर्षा की कमी के कारण वहाँ केवल छोटी छोटे वृक्ष और कटीली झाड़ियाँ ही पनपती हैं। अर्थात वे
वनस्पतियां ही पनपती हैं जिनको जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, जिनको हम मरुद्भिद प्लांट्स भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें वनस्पति जगत और जीव जगत में भी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे अगर घास के मैदान हैं तो वहाँ घास चरने वाले पशु अर्थात भेड़, बकरी, घोड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरीके से अन्न और कृषि उपजों पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले जो पशु पक्षी हैं वो अधिकांशतः कृषि वाले क्षेत्रों में अधिक विकसित होते हैं। अनेक प्रकार के जंगली जीव जैसे शेर है, चीता है, भालू, जंगली कुत्ते, हिरन, हाथी, ये उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदानों में भेड़, बकरियां, गाय अर्थात घासों पर निर्भर करने वाले पशु अधिक मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पारस्परिक अंतर संबंध है केवल प्राकृतिक तत्वों के मध्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक तत्वों के और प्राकृतिक तत्वों के बीच में भी है। जैसे हम कहें, क्योंकि जो मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, अध्ययन का केंद्र बिंदु वो मानव है। मानव और पर्यावरण के जो जटिल संबंध हैं उनसे इनके अंतर संबंधों के सिद्धांत की पुष्टि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है उसकी पुष्टि होती है। जैसे एक प्रकार के फिजिकल वातावरण में, भौतिक वातावरण में एक ही प्रकार की फसलें होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न जो प्राकृतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण है, उनमें मानव कृषि तो करता है, लेकिन कृषि में कौन सी फसलें होंगी वो इस पर निर्भर करती हैं कि वहाँ किस प्रकार का की जलवायु है, किस प्रकार की मृदा है, पानी की क्या व्यवस्था है। तो इन पर जो भौतिक तत्व हैं उन पर सांस्कृतिक भूदृश्य बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर हम जनसंख्या वितरण के मानचित्र को देखते हैं तो भी मानव और भौगोलिक पर्यावरण का जो संबंध है वो बिल्कुल सुस्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात जो नदी घाटी हैं या समतल मैदानी भाग हैं जो उपजाऊ हैं वो प्राचीन काल से ही मानव के रहने के केंद्र माने जाते रहे हैं। चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी हो, इरावदी घाटी हो, चीन की हुआंग हो, यांगसी कियांग हो, नील नदी की घाटी हो, ये कुछ उदाहरण हैं। या जितनी भी पुरानी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो भी नदी घाटियों में ही उत्पन्न हुई है। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, ठीक है, तो ऐसे ही मिस्र की सभ्यता हो, तो ये क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर मानव को जो भौतिक पर्यावरण है वो इस प्रकार का मिला है कि वहाँ उसको सहज रूप से उर्वर मिट्टी और जल दोनों ही उपलब्ध हो जाते हैं। अब क्योंकि जितने भी मानवीय आर्थिक कार्य हैं या सामाजिक कार्य हैं वो बिना जल के संभव नहीं है। अर्थात पीने के लिए पानी चाहिए, घरेलू कार्य करने के लिए पानी चाहिए, कृषि में सिंचाई करने के लिए जल की आवश्यकता होती है और औद्योगिक कार्य भी करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जितनी भी मानव बस्तियां हैं विश्व में वो प्राय किसी न किसी जल स्रोत के पास ही पाई जाती है, चाहे वो नदियों के किनारे हों, झीलों के हों या समुद्रों के किनारे बसी हों। इसी तरह से जो जनसंख्या नियंत्रण को करने वाले प्राकृतिक कारणों में जलवायु सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तत्व है। अर्थात विश्व की जो जनसंख्या है, अधिकांश जनसंख्या
वो उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात जहाँ तापमान मध्यम है, वर्षा भी सामान्य प्राप्त होती है। विश्व के जो अत्यधिक ठंडे प्रदेश हैं या अत्यधिक गर्म प्रदेश हैं, अत्यधिक शुष्क प्रदेश हैं या अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश हैं, वहाँ पर मानव बहुत कम रहता है, अर्थात वो निर्जन क्षेत्र हैं। वहाँ पर कहीं कहीं पर ही मनुष्य अपना निवास करता है। और ये वो क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का उत्पादन भी बड़ी मुश्किल से होगा, और क्योंकि ये भी इसी पर निर्भर करता है कि वहाँ उद्योग धंधे होंगे कि नहीं होंगे, व्यापारिक क्रियाएं होंगी कि नहीं होंगी, कि वहाँ किस प्रकार की जलवायु है। वहाँ इसी तरीके से अगर हम देखें, उपजाऊ मिट्टी अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए जितनी भी सभ्यताएं हैं वो उपजाऊ मिट्टियों के भागों में ही मिलती हैं, या हम कह सकते हैं विश्व में जितने भी विशाल जन समूह हैं वो उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में ही हैं। जितनी इसी तरह से मानव का और खनिज संसाधनों का भी बहुत गहरा संबंध है। खनिजों का जो विश्व वितरण है, अगर हम उसको देखें, चाहे वो शक्ति के संसाधन हो हैं, तो जो जो क्षेत्र हैं जहाँ खनिज संसाधन उपलब्ध हैं या औद्योगिक खनिज हैं और शक्ति के संसाधन भी उपलब्ध हैं, तो वहाँ औद्योगिक विकास भी हुआ है, और औद्योगिक विकास होने के कारण वहाँ बड़े बड़े नगर भी विकसित हुए हैं। तो ये देखने को मिलता है कि हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि वो मानव के, अगर हम देखें जलवायु के अनुसार मानव के रहने लायक नहीं है, लेकिन वहाँ क्योंकि खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर मानव निवास करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां होने पर भी इन जगहों पर नगर बसा लिए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसार के सभी तत्व, जड़ और चेतन, भौतिक और सांस्कृतिक, ये तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक तथ्य का दूसरे तथ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और समस्त भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता से ही संबंधित है। तो ये हम कह सकते हैं कि समस्त पृथ्वी एक इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भाग आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात जो मानव भूगोल है उसमें पार्थिव एकता है। धन्यवाद।